नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड की आयरन लेडी कही जाने वाली नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक के चलते निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां हार्ट अटैक आने से निधन हो गया है। वहीं इस खबर से कांग्रेस में शोक की लहर है। कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। नेता प्रतिपक्ष के निधन पर राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि कल रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश कौन थी। उत्तराखंड कांग्रेस की जानी मानी नेता थी इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड में कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष भी थी। कांग्रेस सरकार में इंदिरा हृदयेश कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं और कद्दावर नेता थी। 1974 में इंदिरा हृदयेश पहली बार एमएलसी बनी। उसके बाद इंदिरा हृदयेश 1974 से लगातार 4 बार एमएलसी चुनी गई। तो 1941 में इनका जन्म हुआ था और आज उनका देहावसान हो चुका है। इसके बाद से कांग्रेस में शोक की लहर है। वहीं प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि इंदिरा हृदयेश का जाना बेहद दुखद है। इंदिरा हृदयेश के दिवंगत होने का समाचार पाकर हम सब स्तब्ध हैं। उनके निधन से प्रदेश में राजनीति का एक अध्याय समाप्त हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इंदिरा हृदयेश जी के दिवंगत होने का समाचार पाकर के हम सब स्तब्ध रह गए हैं। बहुत दुख हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वे विधानसभा की मर्मज्ञ थी, बहुत अनुभव उनको प्राप्त था। वे सदैव हमें मार्गदर्शन दिया करती थी और आगे प्रोत्साहित किया करती थी। आज उनका जो अभाव है वो सबके हृदय में खटक रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और श्री चरणों में उनको स्थान मिले। वहीं कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन के बाद मसूरी में शोक की लहर देखी गई है। मसूरी में कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। उनकी माने तो उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण नेता खो दिया है। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि इंदिरा हृदयेश का राजनीतिक सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में अहम योगदान दिया है। जब प्रदेश में, पूरे देश में एक शोक की लहर है। हमारी नेता प्रतिपक्ष बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश एक आयरन लेडी ऑफ उत्तराखंड थी। तो और मैं उत्तराखंड की ही क्यों बात करूं, वो 4 बार उत्तर प्रदेश के टाइम में भी एमएलसी रही। उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष जब बनी, जब हमारी पहली बार सरकार यहाँ बनी, और आज भी वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रही थी। ये एक कांग्रेस या जन के लिए एक ऐसा दुख का समाचार है जो हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि आज आप ये देखिए, यूपी के सीएम या पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी, यहाँ तक कि हमारे प्रधान या मंत्री जी ने भी ट्वीट किया कर इस खबर पे अपना यह शोक व्यक्त करा है। यह प्रदेश में, पूरे देश में एक शोक। इस समय जो नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश अचानक हमारे बीच से चली गई, जो कि हमारे कांग्रेस परिवार को एक बहुत ही ऐसी क्षति हुई है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी दमदार नेता थी कि जिन्होंने विपक्ष के साथ हमेशा टक्कर ली और 1974 से वो लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। बीच में उपचुनाव भी हुए, वो भी जीते, और यहाँ तक कि उन्होंने बंशीधर भगत जी को भी पटकनी दी थी। तो ऐसी दमदार महिला हमारे उत्तराखंड की जो कांग्रेस की नेता थी हमारे बीच से आज चली गई और हमें बहुत दुख है। इस क्षति को हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते और मैं उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। देहरादून के सीएम आवास में उत्तरकाशी की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने सीएम तीरथ रावत से शिष्टाचार भेंट की है, जहां उन्होंने बताया कि आईएमएफ के मैसिव एक्सपीडिशन के तहत उन्होंने माउंट एवरेस्ट, लोहत्से और पुमोरी शिखर का सफल आरोहण कर लिया है। इसमें देश भर से 12 पर्वतारोहियों ने भाग लिया था। वहीं सीएम तीरथ रावत ने सविता कंसवाल को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम तीरथ रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं। सविता की ये उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से रविवार को मुख्यमंत्री के भागीरथपुरम स्थित आवास में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने भेंट की। उन्होंने बताया कि आईएमएफ की मैसिव एक्सपीडिशन के तहत उन्होंने माउंट एवरेस्ट, लोहत्से और पुमोरी शिखर का सफल आरोहण किया है। इसमें देश भर से 12 पर्वतारोहियों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सविता कंसवाल को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने शॉल उठाकर उनको सम्मानित भी किया और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं। सविता की उपलब्धि राज्य के लिए एक गौरव की बात है। कोरोना काल में प्रोटोकॉल को लेकर नए भवनों का निर्माण पूरी तरह से बंद है, फिर भी सरकारी आदेश का कई जगहों पर उल्लंघन किया जा रहा है। मामला रुड़की की नीलम टॉकीज के पास सामने आया, जहां कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से खुलेआम एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी तेजी के साथ ये निर्माण जारी है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेक रही हैं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने इस अवैध निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध निर्माण को तोड़ देना चाहिए। प्रदेश में कोरोना से कोरोना कर्फ्यू चला रखा है, वहीं ऐसे में पूरे प्रदेश की जनता अपने घरों में लगभग कैद सी है। लेकिन इस लॉकडाउन का, कोरोना कर्फ्यू का कुछ रसूखदार लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि अभी किसी काम से हम आए तो थे, वैसे रिपोर्ट चेक कराने के लिए। भाई साहब की तबीयत ख़राब थी तो हमने इनके लिए जो है कहीं दवाई लेने जा रहे थे, तो वहाँ देखा निर्माण कार्य, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर नक्शे पास नहीं होते, नजूल की भूमि पर, सिविल लाइन के अंदर बिल्कुल नीलम टाकिज से अटैच है वो बिल्डिंग, जो निर्माण कार्य चल रहा है। रुड़की विधायक की मनमानी और अवैध कब्जे, प्राधिकरण से मिली भगत, सरकार का दबाव, जब लॉकडाउन में किसी चीज़ पे रोक लगा दी गई तो क्या सरकार की ऐसी क्या मंशा थी कि विधायक के अवैध निर्माण पे, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जो इस पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, तो क्या ऐसी वजह है कि प्राधिकरण इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? और हम पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे कल को। अगर ये अवैध निर्माण ना रुका तो ये निर्माण हम कल को तोड़ देंगे। ये मेरी चेतावनी भी है सरकार को, विधायक को और प्राधिकरण को। यह अवैध निर्माण पर रोक लगे और हमें इसका नक्शा दिखाए, अगर ये निर्माण हो रहा है तो उसका नक्शा कहाँ है। वहीं रुड़की में दबंगों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। लगातार शहर में छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं और मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के देहरादून रामपुर हाईवे का है, जहां दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई कर दी है। लाठी डंडों से पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई से एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मारपीट के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पहाड़ों में जीवन देखने में तो खुशहाल सा लगता है, लेकिन वहां अपना जीवन बसर करना उतना ही मुश्किल है। पहाड़ों में कभी बर्फबारी तो कभी तूफान तो कभी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। मामला पौड़ी जिले का है, जहां इंसानों पर जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं वन विभाग के लिए साल दर साल ये चिंता बढ़ती जा रही है। साल 2020 से अब तक वन मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में 40 व्यक्ति वन्यजीवों से अपना बचाव करते हुए इन हमलों में घायल हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक हमले गुलदार द्वारा किए गए, जबकि 5 लोग वन्यजीव संघर्ष के बीच अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इनमें गुलदार और भालू के हमले इन घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे में साल दर साल पहाड़ों की विकट परिस्थिति के बीच मानव और वन्यजीव के बीच होता यह आपसी संघर्ष पहाड़ वासियों के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। पौड़ी जनपद जो है हमारा, ये वन्य जीव की दृष्टि से और आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है हमारा, और यहाँ पे प्रायः मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं। देखने में आया है कि यहाँ गुलदार और भालू के हमले दमदेवल, थलीसैंण, पोखड़ा इन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जनवरी 20 से लेके अब तक लगभग 40 व्यक्ति वन्य जीवों द्वारा घायल किए गए हैं और उन्हें नियमानुसार लगभग 6 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के रूप में भी दी गई है। और इसी अवधि में गुलदार के हमले में 4 और एक भालू के हमले से घटना हुई है, जिनमें 5 व्यक्ति कुल मिला के मृत हो गए हैं। डोईवाला में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उनका उत्साहवर्धन किया है। वहीं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन वर्कर्स की संज्ञा दी गई है, साथ ही उनको सम्मानित किया गया है।
तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्साहवर्धन किया और आशा कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन वर्कर्स की संज्ञा भी दी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रदेश में शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण सहित सभी श्रेणियों के स्थानांतरण की पुरजोर वकालत की है। इसके लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सुझाव के साथ पत्र भेजा गया है। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों को ये सुविधा देने की मांग की गई है। कुंजवाल ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि राजकीय शिक्षक संघ चंपावत के अध्यक्ष की ओर से उन्हें तबादला सत्र शून्य करने की जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस वर्ष जो है तबादलों को शून्य कर दिया गया है। कोई तबादले इस वक्त नहीं होंगे, ये उन्होंने नीति बना दी है। और जबकि हरिद्वार कुंभ हुई, बंगाल के चुनाव हुए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। ऑनलाइन से जो ट्रांसफ़र हो सकते थे उन ट्रांसफरों को रोकने का प्रयास किया है। और इतनी ऐसी झूठी सरकार इस समय है जिसने खुद तबादला एक्ट बनाया और इन 4-5 सालों में उस एक्ट को ये लागू नहीं कर पाई। उसका एकमात्र कारण है कि जो इनके बड़े नेता हैं, उनके परिवार में जो शिक्षक हैं, वो 10-10, 20-20 साल से एक ही जगह पर सुविधाजनक स्थान पर डटे हुए हैं। कहीं तबादला एक्ट के तहत ट्रांसफ़र की नीति अगर लागू हो जाती है तो फिर उनको भी हटना पड़ेगा। टीकाकरण को लेकर देश और प्रदेश में सख्ती अपनाई जा रही है और देश में सभी शहरों गांवों तक सरकार मुफ्त में टीका लगा रही है। इसी के मद्देनजर टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के दूरस्थ गांव में अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाकर 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा, जो सोमवार से शुरू किया जा रहा है। चंबा ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर पुखराज सिंह ने बताया कि पहले चंबा ब्लॉक को दूरस्थ क्षेत्र में टीकाकरण किया जाएगा। वहीं नैनीताल के सरोवर नगरी में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची और जहां उन्होंने उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने महिला राजनेता के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई थी, जिसके लिए वो हमेशा याद रखी जाएंगी। उत्तराखंड में कोरोना के कहर के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। धीरे धीरे सरकार बाजार को एहतियात के साथ खोलने की मंजूरी दे रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीजों पर पाबंदी लगी हुई है। रुद्रपुर में जिम संचालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और सरकार से शर्तों के साथ जिम खोलने की मांग की है। जिम संचालकों ने कहा कि बहुत से जिम बैंक से कर्ज लेकर चलते हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा है तो उनको भी खोलने की इजाजत दी जाए ताकि जिम संचालक भी अपनी आजीविका चला पाएं। जिम संचालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी किया और सरकार से जिम और फिटनेस सेंटर खुलवाने की मांग की है। हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती होती थी। नेता प्रतिपक्ष तो उत्तराखंड की थी, वैसे देश की राजनीति में उनका नाम था। चाहे वो उत्तर प्रदेश का कार्यकाल रहा, उसमें बड़े से बड़े कई मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे देश की राजनीति में उनका एक व्यक्तिगत अपना संपर्क का था। तो ऐसी नेता जब जाती हैं तो प्रदेश को तो नुकसान होता ही है, देश को भी नुकसान होता है और हम सबको भी क्षति हुई है। टिहरी के केंद्र बिंदु चंबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जल्द ही लोगों को एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी मिल पाएगी। आपको बता दें कि चंबा अस्पताल में काफी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों में सुविधाओं की मांग चल रही थी। आपको बताएं कि चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर पुखराज सिंह ने कहा कि यहां पर सभी प्रकार की सुविधा जनता को अब शीघ्र ही मिलने वाली है। लोगों को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़ेगा।
रुड़की के शिकारपुर गांव में 34 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वहीं 4 दिनों में हुए 240 लोगों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। फिलहाल गांव की गलियों को सील किया गया है, जहां इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है। तो शिकारपुर गांव में 34 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 240 लोगों की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है और गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी है। तो शिकारपुर गांव में 10 जून तक हुए कोरोना टेस्ट में 34 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इससे पूरे गांव में हड़कंप की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव आए लोगों के परिजनों और अन्य गाँव वालों के टेस्ट किए हैं। जांच के लिए विभाग ने गाँव में 2 सेंटर भी बनाए हैं। 11 जून को 106 लोगों का टेस्ट हुआ था, जबकि 13 जून को 134 लोगों ने अपना टेस्ट कराया, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एक सप्ताह पहले एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस के कारण मृत्यु ही हो चुकी है, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं। उन्हें डर है कि कहीं गांव में कोरोना अपने पैर न पसार ले। स्वास्थ्य विभाग ने भी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमित डाबरा ने बताया कि गाँव में जाँच बढ़ा दी गई है। सभी गाँव वालों को टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। टीम लगातार गाँव में बनी हुई है। पटवारी आदेश कुमार का कहना है कि 11 जून को 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उस एरिया और प्रशासन की ओर से उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। गांव में कोरोना पॉजिटिव लोगों का ग्राफ बढ़ने से कंटेनमेंट जोन और बढ़ाया गया है। कुछ घरों को छोड़कर पूरे गांव को सील करने की तैयारी चल रही है। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से गाँव वालों को नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। गाँव वालों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। मानसून के चलते लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जोशीमठ ब्लॉक की उर्गम घाटी में दूरस्थ ग्राम पंचायत भटा क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है। उर्गम घाटी में हुई भारी बारिश के चलते राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेंटा और प्राथमिक विद्यालय भेंटा सहित कई जगह पानी रुका हुआ है। वहीं तेज बारिश में पिलखी भरकी गांव में पेयजल लाइन का अप्रोचमेंट और पाइपलाइन बह गई है। कई जगह पैदल संपर्क मार्ग भी टूट चुके हैं। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर ब्लॉक में एक मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत रनाकोट में 19 मई को हुई तेज बारिश की वजह से मकान टूट गया है। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस कारण ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश भी है। आप बताएं कि टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रनाकोट में 19 मई को प्रेमदास का मकान बारिश के कारण टूट गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। इस तारीख को ग्राम रनाकोट में प्रेमदास जी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था पूर्ण रूप से, जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित पटवारी पालकोट को दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। जिस संबंध में उन्होंने आज मुझसे संपर्क किया और मैं रनाकोट में आ रखा हूं और हमने यहां पर देखा है कि पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 कमरों का मकान है। मकान के अंदर जो भी सामान था, उनके बिस्तर थे रहने के लिए, भांडे बर्तन जो भी थे, सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनके रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में हमने आज तहसीलदार गजा को आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनकी मदद जल्द की जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बरेली रोड के पास बगीचा में फेंक दिया गया। वहीं हत्या से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी भी फैली हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे फिंगरप्रिंट्स और अन्य चीजों को इकट्ठा किया है। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि कैटरिंग का काम करने वाले मृतक युवक का नाम सोनू गुप्ता है, जो कि उजाला नगर का रहने वाला है। बरेली रोड एक बगीचे पे आज सुबह एक शव के होने का पता चला। पुलिस बनभूलपुरा की मौके पे पहुंची है। शव की शिनाख्त हो गई है। सोनू नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि उजाला नगर का रहने वाला है। जो प्रथम दृष्टया बॉडी के एग्जामिनेशन पे जो चीज़ पता चल रही है, उसमें गले में निशान है रस्सी के। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या की गई है। परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चलेगा और परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।
आपको बता दें कि थराली विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने कहा कि जब मैं विधायक था तब निष्पक्षता के साथ विकास कार्य किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार और विधायक ने थराली विधानसभा को विकास से कोसों दूर रख दिया है। वहीं अब खबर रुड़की से है। देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने एक अनोखा हेलमेट डिजाइन किया है जो विस्फोट प्रतिरोधक क्षमता को झेलने में कारगर साबित होने वाला है। यह हेलमेट आतंकवाद से जूझ रहे क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है। सुरक्षा जवानों पर मौजूद हेलमेट की तुलना में यह हेलमेट ज्यादा बेहतर सुरक्षा देने में कारगर होगा। प्रोफेसर शैलेश गणपुले ने बताया कि पारंपरिक हेलमेट आमतौर पर गोली से सुरक्षा के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस धमाकों से ये हेलमेट सिर की सुरक्षा नहीं कर पाते। यही वजह है कि इनमें सिर और हेलमेट की ऊपरी परत के बीच खाली जगह रहती है। धमाके से उठने वाली तरंगों के कारण सिर को इन तरंगों से काफी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन आईआईटी द्वारा तैयार किया गया यह हेलमेट पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।